जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, हमारा एनसीईआरटी का 15 दिन का शेड्यूल जो है वो चल रहा था, तो उसी को हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग ने जो है वो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के टॉपिक से जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो ये 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक है जिसको हम लोग कवर अप करेंगे। और ये सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से जो है ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। और देखिए, ये जो किताब है ये 10th क्लास के बच्चों की किताब है, बट मैं आपको सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूंगा। तो दैट मीन्स कि हम इसमें काफी सारी चीजें जो है वो कवर अप करेंगे और काफी सारी चीजें छोड़ भी देंगे। द रीजन बीइंग इज दैट क्योंकि काफी सारी ऐसी स्टोरीज होंगी जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जो आप लोग के लिए नहीं है। राइट। तो बहुत ध्यान से जो है वो इस पूरी चीजों को सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, और उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर जिसकी आपको लिंक मिल जाएगी। क्योंकि टेलीग्राम के चैनल पर इन सभी चैप्टर से रिलेटेड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो आपको जो है वो सेम डे, यानी कि जिस दिन ये लेक्चर अपलोड होता है हमारे चैनल पे, उसी सेम डे पर इससे रिलेटेड नोट्स भी जो है वो अपलोड हो जाते हैं। तो आप जो है वो टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो जाकर नोट्स जो है वो ले सकते हैं। चैप्टर वाइज जो है वो नोट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे, और जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उससे रिलेटेड। तो देखो, सबसे पहली चीज तो हमारा जो पहला चैप्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है ये डेवलपमेंट, इस चैप्टर का जो है वो नाम है। राइट। इसमें हम लोग कंसेप्ट समझेंगे डेवलपमेंट के, इकोनॉमिक ग्रोथ के, ह्यूमन डेवलपमेंट के, और सिविल सर्विसेज में इन पूरी चीजों का क्या रोल होगा उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट नहीं बल्कि सिविल सर्विसेज के सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी है। तो डेवलपमेंट क्या सिर्फ जीडीपी बढ़ने का नाम डेवलपमेंट है? कम ऑन। क्या सिर्फ जीडीपी बढ़ेगी उसी को हम डेवलपमेंट बोलेंगे? क्या सभी लोग डेवलपमेंट को एक तरीके से देखते हैं? आज ये चीज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट का मीनिंग और इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडिया और वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट का एनालिसिस, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंसर्न, और यूपीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है। तो देखो यार, हर इंसान अपने जीवन में बेहतर जिंदगी चाहता है। यस। अच्छा घर, अच्छी इंप्लॉयमेंट, अच्छी पढ़ाई, अच्छा हेल्थ केयर, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज्जत। लेकिन क्या सभी लोग डेवलपमेंट को एक तरीके से देखते हैं? नहीं यार। हर व्यक्ति और समाज की डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग हो सकती हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक किसान जिसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? कि उसको जमीन मिल जाए। यस। उसके बच्चे पढ़ सके, और उसको अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल सके। तो ये तो बात कर ली हमने इस किसान की। अब अगर एक बिजनेसमैन की बात करें, तो बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? कि उसका प्रॉफिट बढ़े, उसको नया मार्केट मिले जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके। यस। और वही सेम चीज अगर मैं देखूं एक एनवायरमेंटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एनवायरमेंटलिस्ट के लिए डेवलपमेंट क्या होगा? कि नेचर का संरक्षण हो, पॉल्यूशन कम हो। यस। तो हमने एक चीज तो अभी तक समझ ली कि डेवलपमेंट जो है वो सबके लिए एक समान नहीं है। डेवलपमेंट जो है वो सबके लिए अलग अलग हम लोग को देखने को मिल सकता है। हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग जो है वो अलग है। कम ऑन से यस और नो? यस। हर एक व्यक्ति जो है वो चाहता है कि उसके लिए जो उसका पर्सनल गोल है वो डेवलपमेंट है। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, राइट। आप चाहते हैं कि भाई आप आईएएस ऑफिसर बने, तो आपके लिए डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा आपकी लाइफ में, कि आप एक मुकाम पे पहुंच जाए अभी के लिए। राइट। हो सकता है बाद में आपके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ और हो। यस। तो दिस इज डेवलपमेंट, यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ। और हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होगा। कम ऑन। यस। अब सुनो, डेवलपमेंट को जो है वो कैसे हम लोग मेजर जो है वो कर सकते हैं। राइट। किस तरीके से आप डेवलपमेंट को जो है वो मेजर करोगे? तो इसके लिए कुछ चीजें लिखो, और पेन और पेपर लेकर हमेशा बैठा करो। जब भी मैं कुछ चीजें समझाऊं तो आपको चीजों को लिखना है। अब भारत देश जैसे देश में डेवलपमेंट को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे पहला तरीका, पर कैपिटा इनकम लिख लो। पर कैपिटा इनकम, हर व्यक्ति की इनकम का एवरेज, इस तरीके से मेजर जो है वो किया जाता है डेवलपमेंट को। ये पूरी चीज अभी हम देखेंगे। पहले लिख लो, डेवलपमेंट को मेजर करने के जो है वो कौन से तरीके हैं। तो पहला जो है वो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। दूसरा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तीसरा, तीसरा
इन अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लिख लेना, ये यूएनडीपी का इंडेक्स होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इंडेक्स होता है, जिसमें इनकम, हेल्थ और एजुकेशन, इस बेसिस पर रैंकिंग दी जाती। किस किस बेसिस पर? तीन बेसिस पर, इनकम, हेल्थ और एजुकेशन। इनकम, हेल्थ और एजुकेशन। तीसरा पॉइंट होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मतलब तो आप समझते ही हैं, बच्चों का डेथ रेट। चौथा, लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, लिटरेसी रेट। और पांचवा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पांचवा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि लोग कितने साल तक जी सकते हैं। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे अभी आप लिखकर बता सकते हो कि इंडिया के अंदर आज की डेट में लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग क्या है इंडिया की? इंडिया की क्या रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, बताओ कमेंट बॉक्स पे लिखकर। तो मैंने अभी आपको पांच चीजें लिखवाई कि डेवलपमेंट को मेजर करने के ये पांच तरीके होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्या? डेवलपमेंट को मेजर करने के ये पांच तरीके होते हैं जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। तो देखो हमने लिखा डेवलपमेंट जो है वो मतलब हर एक व्यक्ति के लिए जो है वो अलग अलग होता है, और उसको कैसे मेजर किया जाता है, तो उसके मैंने आपको पांच पॉइंट्स जो है वो लिखवाए। ये पांच पॉइंट्स अपने मेंस में भी आप उपयोग करेंगे और प्रीलिम्स में भी जो है वो आ सकते हैं। राइट। अब एक और देखो यहाँ पे लिखा है ये पर कैपिटा इनकम, जो मैंने भी आपको बताया। जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपको चैप्टर में मिलेगी, बट हम लोग सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कवर करेंगे। राइट। तो ये पर कैपिटा इनकम देखो, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू लाई जाती है। इसमें कंट्रीज को जो है वो पर कैपिटा इनकम के आधार पर जो है वो क्लासिफाई जो है वो किया जाता है। राइट। अब चाहो तो ये वाला क्लासिफिकेशन जो है वो लिख सकते हो कि कोई भी कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम 12,056 यूएस डॉलर पर एनम है और उससे ज्यादा है 2017 में, तो उनको रिच कंट्रीज कहा गया। जिनकी पर कैपिटा इनकम 955 यूएस डॉलर या उससे कम है तो उनको लो इनकम कंट्री जो है वो कहा गया। और इंडिया जो है वो लो इनकम कंट्री की कैटेगरी में आई, क्योंकि 2017 में $1820 पर एनम ही इंडिया की पर कैपिटा इनकम के तौर पर नजर आई। तो चाहो तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। तो हमने देखा अलग अलग मतलब कंट्रीज को अलग अलग तरीके से जो है वो मेजर, और मैंने आपको पांच तरीके भी बता दिए हैं कि किन पांच तरीके के आधार पर हम लोग ये देख सकते हैं कि किस कंट्री के अंदर कितना डेवलपमेंट है। पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। अब सुनो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट को हम लोग जो है वो कवर करेंगे। टाइटल डाल लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। अब सुनो, देखो यार, सिर्फ जीडीपी बढ़ने का मतलब नहीं है कि सबकी जिंदगी सुधर रही है ना? ये एक मेजर बहस है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट की। राइट। अब यूएसए में जीडीपी काफी हाई है, लेकिन इनइक्वलिटी भी ज्यादा है। भूटान में जीडीपी काफी कम है, लेकिन वहां ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स यूज होता है, जो मेंटल वेलबींग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को काउंट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। अब देखो, एक चीज ये आती है कि आपके पास भले ही पैसा कम है, बट अगर आप स्वस्थ हो, फिट हो, सेटिस्फाइड हो, खुश हो, तो कोई लोड नहीं है। बट कई बार आपने देखा होगा कि ज्यादा पैसा है उसके बाद भी इंसान जो है वो खुश नहीं है, तो क्या वो डेवलपमेंट हुआ? उसका नहीं हुआ। डेवलपमेंट जो होता है वो ओवरऑल चीजों को देखते हैं। किसी के पास पैसा है बट वो चल फिर ही नहीं पा रहा, तो क्या मतलब ऐसे पैसों का? है ना? तो सबके लिए डेवलपमेंट की एक अलग डेफिनेशन है। तो मैंने आपको बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिफरेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफरेंट। एक कंट्री जो है इकोनॉमिकली भले ही कितनी, अब देखो एग्जांपल के तौर पर हमारी कंट्री के अंदर रिच लोग भी हैं, पुअर लोग भी हैं, है ना? तो क्या ये ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन कर रहा है? क्या नहीं कर रहा? यस। क्या इंडिया के अंदर सभी लोग खुश हैं? नहीं है। सभी लोग डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी है। ऐसे ही एक और चीज होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट आने वाली पीढ़ी के रिसोर्सेस को खत्म करे, तो क्या वो सही डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल नहीं। तो हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, कि इस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए कि आज की जो प्रॉब्लम्स है, आज के गोल्स है, वो भी अचीव कर लें और फ्यूचर जनरेशन को भी कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब इसमें आज की डेट में जैसे हमारे यहाँ पे चैलेंजेस हैं, पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा ट्यूबवेल का उपयोग हुआ, तो क्या हुआ? पानी की समस्या जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई।
एयर पोल्यूशन, दिल्ली एनसीआर में स्टबल बर्निंग और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से देखिए आप स्थिति कितनी खराब है। डिफॉरेस्टेशन, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट खराब होते जा रहे हैं। तो ये चीज है। एक बार यूपीएससी मेंस 2021 में क्वेश्चन आया था कि इंडिया जो है वो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव कर सकती है। हाउ कैन इंडिया अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 पे एक बार डायरेक्टली रैंकिंग जो है वो पूछ ली गई थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। तो इस तरीके से रेडी रहो आप क्वेश्चंस के लिए। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स आपको पता होने चाहिए कि भारत में डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए सरकार की योजनाएं हैं, जैसे पीएम आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, स्किल इंडिया मिशन युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, आयुष्मान भारत हेल्थ केयर फॉर ऑल, यानी कि सभी को जो है वो स्वास्थ्य सेवा मिल सके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम लोग बोलते हैं 2020 की। हर साल गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड 2 से 3 सवाल आती हैं जो डेवलपमेंट से एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए ये टॉपिक आप इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट का पढ़ रहे हो। थोड़ी सी केस स्टडी मैं आपको बताना चाहूंगा केरल और बिहार की। एक केस स्टडी को भी जो है हम लोग डिस्कस जो है वो करते हैं। ये देखो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मैंने आपको बताया था ना, ये चीज थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यही अभी बताया मैंने। देखो ग्राउंड वाटर की समस्या इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, राइट। तो ये चीज है। अब सुनो, क्या था, केरल के अंदर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहां पर 1,000 न्यूबॉर्न बेबी में से 10 बेबीज की डेथ होती है। और लिटरेसी रेट केरल के अंदर 94% है और वहां का पब्लिक हेल्थ केयर काफी स्ट्रांग है। बिहार के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कंपेयर टू केरल, जैसे केरल में हर 1,000 बच्चों में से 10 बच्चों की मौतें हो रही हैं, तो यहां पर हर न्यूबॉर्न बेबी में 35 बच्चे मर रहे हैं। इवन लिटरेसी रेट भी बिहार का कम है, 61%। यहां पर लिमिटेड हेल्थ केयर फैसिलिटी है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों कुछ स्टेट्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों कुछ स्टेट्स बेटर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। द आंसर इज दैट स्कीम्स, की प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो गाइज हमने अभी क्या सीखा पूरा ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर पहला पॉइंट तो हमने देखा कि डेवलपमेंट के अलग अलग पर्सपेक्टिव, कि सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट डिफरेंट है। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट भी देखा कि जरूरी नहीं है कि आप इकोनॉमिकली ग्रोथ करो, बट ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट में ग्रोथ हो रही है क्या, नहीं हो रही। यानी कि आपके पास पैसा, जैसे भूटान का एग्जांपल लिया, भूटान के अंदर जीडीपी कम है कंपेयर टू यूएसए, बट वहां पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के तौर पर हम लोग, सॉरी, ये ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि वो चलता है। फिर इंडिया की रैंकिंग जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर जो है बतानी है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में मैंने कुछ आपको बताया, यूपीएससी से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए वो मैंने आपको बताया। तो आपके हिसाब से भारत के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है इनमें से, इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बताओ। आपके हिसाब से इन तीन चीजों में इंडिया के लिए क्या चीज आप बोलोगे कि ये डेवलपमेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तीन में से, इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन और एनवायरमेंट कंजर्वेशन में, बताइए। इस प्रकार की टिपिकल चीजें मेंस में पूछी जा सकती हैं, समझ रहे हो आप। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, आइए उस पर हम लोग जो है वो कवर अप करते हैं चीजें अपनी। सेक्टर्स, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बात समझ में आएगी आपके। देखो आपको हर एक चीज नहीं पढ़नी, जितना मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतनी चीज आपको कवर अप करनी है, और उससे रिलेटेड मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। मतलब मैं आपको बता दूंगा कि मैं नोट्स आपको क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ, और वो आप जो है वहां पर उसकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, जो आपको जो है वो मिल जाएगी अभी हमारे टेलीग्राम के चैनल पर। अब सुनिए, नेक्स्ट जो चैप्टर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम समझेंगे इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में, जीडीपी के कंट्रीब्यूशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड के बारे में, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है उस चीज के बारे में। तो हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सिर्फ इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट नहीं बल्कि सिविल सर्विसेज के सिलेबस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। गाइस भारत का डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से नहीं होता, बल्कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस के बेहतर परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर के बारे में, सेक्टर वाइज जीडीपी के कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स के बारे में,
ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, और पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट के रोल के बारे में, और यूपीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर कौन से सेक्टर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। अब देखो आप, तो आप सभी लोग जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, हर इकोनॉमी का अलग अलग सेक्टर में डिवीजन होता है ना, ताकि हम समझ सकें कि कौन से सेक्टर में ज्यादा इंप्लॉयमेंट है और जीडीपी कंट्रीब्यूशन है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि इकोनॉमी को जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में क्यों बांटा जाता है, तो ये एनालाइज करने के लिए बांटा जाता है कि हम उसकी सेक्टर को एनालाइज कर सकें कि उस सेक्टर से कितना जीडीपी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, उस सेक्टर में कितनी इंप्लॉयमेंट ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। यस, समझना। तो भारत की इकोनॉमी तीन बड़े सेक्टर में डिवाइडेड है। प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्स आता है, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज आती है, और टर्शरी सेक्टर जिसमें सर्विसेज और ट्रेड आते हैं। प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल्स आप सभी लोग को पता है, खेती, राइट, फिशिंग, माइनिंग, डेयरी फार्मिंग। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मिल्स, स्टील फैक्ट्रीज, है ना। टर्शरी सेक्टर के अंदर बैंकिंग, आईटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये पूरी चीज आती है। जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी एंड सेक्टोरल ग्रोथ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गाइस। तो इन सेक्टर्स की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आइए, बिना समय वेस्ट किए हम लोग प्राइमरी सेक्टर को जो है वो कवर करेंगे कि ये प्राइमरी सेक्टर जो है वो क्या है, और फिर उसको हम इन तीन सेक्टर्स को आपस में कंपेयर भी करेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब है कि वो एक्टिविटीज जो नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होती हैं, जैसे खेती, मछली पकड़ना, जंगल से लकड़ियां तोड़ना, है ना। और भारत में 60% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में जुड़े हैं, लेकिन इसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% है। लिख लो, भारत में ऑलमोस्ट 60 to 69% लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में जुड़े हुए हैं, बट इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो मात्र 18% ही हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ओनली 18%, मतलब ये सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी जीडीपी में। ठीक है, अब नेक्स्ट। अब इस सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के मेजर चैलेंजेस क्या है? पहला है मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंसी, इरिगेशन सिस्टम आज भी हमारे यहां काफी वीक है। दूसरा है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, 85% किसान के पास छोटी जमीन है। तीसरा है लो प्रोडक्टिविटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अभाव है। राइट, इस सेक्टर के अंदर यूपीएससी मेंस 2020 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाई इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी डिक्लाइनिंग डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, कि क्यों एग्रीकल्चर में जीडीपी का शेयर एग्रीकल्चर में क्यों घट रहा है, बावजूद इसके कि इसके पास तो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट बेस है। तो ऐसे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। क्यों घट रहा है? क्योंकि चैलेंजेस हैं, इरिगेशन सिस्टम वीक है, किसान के पास स्मॉल होल्डिंग्स है, फाइनेंस की फैसिलिटी नहीं। इसीलिए तो हमने स्कीम्स लेकर आए, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम, डिजिटल प्लेटफॉर्म मंडी के लिए लाए गए, मंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लॉन्च किए। इरिगेशन सिस्टम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो आप जब अपने आंसर को लिखोगे इस स्कीम के साथ इंटीग्रेट करके, तो आपका आंसर अच्छा बनेगा। ऐसे ही, तो ये तो प्राइमरी सेक्टर की मैंने आपसे जो है वो बात करी। अब सेकेंडरी सेक्टर के बारे में जो है वो चर्चा करें। सेकेंडरी सेक्टर, इसमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आती हैं। यहां रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जांपल आयरन और स्टील इंडस्ट्री, टाटा स्टील हो गई, सेल हो गई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मारुति सुजुकी, हुंडई आ गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे कि सूरत और मतलब जैसे जो कपड़े वगैरह की फैक्ट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है ना, तिरुपुर, तिरुपुर के कपड़े की फैक्ट्रीज। तो एनीवेज, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो यार, इसमें तीन चीजें आती हैं। पहली चीज तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्री में करोड़ों की जॉब क्रिएट होती है, अच्छे खासे वैल्यू की इंप्लॉयमेंट जनरेशन होती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। दूसरा, एक्सपोर्ट और जीडीपी ग्रोथ। चाइना मैन्युफैक्चरिंग की वजह से वर्ल्ड लीडर बना है आज की डेट में,
और हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा जीडीपी ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। और तीसरा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने एक बड़ा स्टेप लिया, मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया के थ्रू हम इस सेक्टर को और तेजी से ग्रो करने पर टारगेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। यूपीएससी पेपर 3 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते हैं, तो आपको उसमें एक्सपोर्ट का यूज करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का यूज करना है। तो आप समझ गए कि सेकेंडरी सेक्टर है क्या, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के पर्पस के लिए। तीसरा आता है टर्शरी सेक्टर, सर्विस रिवोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो देखो यार, टर्शरी सेक्टर में वो सर्विसेज आती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करती हैं। गाइज, ये सेक्टर भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, 55%। और एम्प्लॉयमेंट भी रैपिडली इस सेक्टर के अंदर बढ़ रही है। आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो। बैंकिंग और फाइनेंसिंग सर्विस में एसबीआई बैंक ले लो, एचडीएफसी ले लो, पेटीएम ले लो, राइट। एजुकेशन और हेल्थ केयर में स्कूल्स, हॉस्पिटल, ऑनलाइन लर्निंग आज की डेट में चल रही है। सवाल ये उठता है कि क्यों सर्विस सेक्टर तेजी से फास्टली ग्रो कर रहा है। पहला पॉइंट, डिजिटल रेवोल्यूशन, ऑनलाइन सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट, ग्लोबल आउटसोर्सिंग, इंडिया में सस्ते और स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल है, इसलिए लोग इंडिया की तरफ जो है वो देखते हैं कि इंडिया से सर्विस जो है वो लेते हैं। बीपीओ वगैरह देख लो आप। तीसरा, अर्बनाइजेशन और लाइफस्टाइल चेंज, ज्यादा लोग प्राइवेट हॉस्पिटल, मॉल्स, ऑनलाइन सर्विसेज प्रेफर कर रहे हैं। यूपीएससी मेंस 2019 में क्वेश्चन आया था, व्हाई इज द इंडियन इकोनॉमी शिफ्टिंग टुवर्ड्स सर्विस सेक्टर डिस्पाइट लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देख रहे हो, एक तो क्वेश्चन जो है वो ऐसा बना था कि जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि क्यों हम लोग को यूपीएससी मेंस 2020, क्यों एग्रीकल्चर जीडीपी, जीडीपी एग्रीकल्चर में, मतलब एग्रीकल्चर मतलब जीडीपी, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में काफी कम है, उसके बावजूद इतनी ज्यादा इंप्लॉयमेंट है क्यों? ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी मेंस 2020। और सोचिए आप, 19 में क्वेश्चन ये बना था कि क्यों इंडियन इकोनॉमी जो है वो सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रही है डिस्पाइट लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसका मतलब साफ है, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपने एनालिसिस ढंग से करी, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे और आपको किस तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है, रेडी रहना है, राइट। तो ये चीज है। एनीवेज, इसके अलावा एक टॉपिक ये आता है, ये तीनों सेक्टर समझ गया ना। टर्सरी सेक्टर क्या है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, वैसे तो आपको पता ही है, बट मैंने सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से आपको चीजों को समझाने की कोशिश जो है वो करी है। अब थोड़ा सा मैं आपको ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर तो हमने देख लिया, इंपॉर्टेंस भी इसके बारे में जो है वो देख ली थोड़ी बहुत, जो आपके लिए काम की चीजें हैं। ये शेयर वगैरह के ग्राफ जो है वो यहाँ पर जो है वो दिए हुए हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं आपको पहले भी जो है पढ़ा चुका हूँ। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे सिंपल एक सिंगल लाइन में डिफाइन कर सकते हो आप कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, और क्या है इसके अंदर भाई, चैप्टर के अंदर? हाँ, ऑर्गेनाइज एंड अर्बन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यार, भारत में काम करने वाले लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक कैटेगरी ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब होता है फॉर्मल जॉब्स, जहां पर आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, जॉब की सिक्योरिटी मिलेगी, काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एग्जांपल, गवर्नमेंट जॉब हो गई, प्राइवेट कंपनीज हो गई, में जॉब करना। अब एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको इनफॉर्मल सेक्टर भी बोलते हैं, और यहां पर इनफॉर्मल जॉब्स होती हैं। बात समझिएगा, यहां पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कभी भी निकाला जा सकता है, बहुत कम पैसे भी मिलते हैं इसमें, लो वेजेस होते हैं, और कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई पेंशन का बेनिफिट नहीं, कोई किसी प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट नहीं, कुछ नहीं। एग्जाम्पल, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, डेली वेज लेबर्स होते हैं, है ना। यूपीएससी मेंस 2022, व्हाई डू मोर देन 80% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर सजेस्ट रिफॉर्म। कि क्यों 80% से ज्यादा इंडिया की वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, क्यों, व्हाट इज द रीजन। और फिर बोला कि उससे रिलेटेड आप रिफॉर्म्स बताएं, सुझाव दें। इसको फॉर्मल, इसलिए तो सरकार आज की डेट में इनफॉर्मल वर्कर्स को जो है वो फॉर्मलाइज करने पर पूरी तरह से जो है वो कोशिश कर रही है, पूरा प्लान जो है वो कर रही है कि नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तो ये मैंने आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या चीजें होती हैं वो बताई मैंने आपको, है ना, कि यहां पर
लोगों के पास कोई अनऑर्गेनाइज में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, वहां पर जॉब जॉब सिक्योरिटी होती है। क्यों वर्कर्स को रहे हो प्रोटेक्ट, मतलब कैसे प्रोटेक्ट करें वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, यही तो क्वेश्चन था। इसका आंसर इसमें दिया हुआ है आपकी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की किताब में, है ना। अब सुनो नेक्स्ट, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। सभी लोग जानते हैं पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी सेक्टर, सरकारी ओन्ड, जैसे रेलवेज हुआ, ओएनजीसी हुई, बीएसएनएल हुआ, एलआईसी हुई। इसका फोकस होता है सोशल वेलफेयर, भाई समाज में कल्याण करना, है ना। ये मेन ऑब्जेक्टिव है पब्लिक सेक्टर का, सोशल वेलफेयर, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, सोशल वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, इसमें रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस जैसी कंपनीज आती हैं। इनका फोकस होता है प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ प्रॉफिट करना। शुड इंडिया प्राइवेटाइज इट्स पीएसयूज, क्या इंडिया को अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेटाइज करना चाहिए? उसके एडवांटेज और उसके चैलेंजेस जो है वो डिस्कस करें, यूपीएससी मेंस 2021 का क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो ऐसी चीजें अक्सर एग्जामिनेशन में जो है गाइस पूछी जाती हैं, उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई कि भाई पब्लिक सेक्टर किसके लिए होता है, प्राइवेट सेक्टर किसके लिए होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर और उनका जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है वो समझा। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक चैलेंजेस को थोड़ा सा डिस्कस जो है वो किया, कि आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा है ना। इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है वो यही सब हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट, कि वर्कर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सही तरीके से नहीं है। ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एनालिसिस करी, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर के डिबेट्स के बारे में डिस्कस करा। तो भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा जरूरी है बताओ? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या सर्विस? बताइए। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट करने के लिए आपके लिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है, जिसकी एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट मनी और क्रेडिट के बारे में बात जो है वो करेंगे। देखो लिखा है, ये मतलब इन्होंने बहुत डिटेल में, डेप्थ में जो है वो पूरी चीजों को समझाने की जो है वो कोशिश करी है। बट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ पूरी चीज आपके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए, इसलिए तो आप मुझसे जो है वो पढ़ रहे हो, कि कम टाइम में बेस्ट टू बेस्ट जो काम की चीज है वो निकाल के मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, पेश कर दूं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका, ये नेक्स्ट चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट का, वेरी इंपॉर्टेंट। हम डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक के बारे में, हमारी डेली लाइफ का पार्ट है भाई, और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है मनी एंड क्रेडिट। क्या आपने सोचा है कि पैसा आया कहां से? बैंक लोन कैसे काम करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। और क्या क्रेडिट हमेशा अच्छा होता है, क्या लोन लेना हमेशा अच्छा होता है? तो आज इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। मनी का इवोल्यूशन और उसकी इंपॉर्टेंस, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का रोल, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट के बेनिफिट्स और रिस्क, इवन सिविल सर्विसेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज। आइए, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज मनी। मनी क्या है? देखो यार, पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम का होता था, यस आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होते थे, यस आपस में, कि भाई तुम मुझे गेहूं दो मैं तुम्हें चावल दूंगा। लेकिन बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। प्रॉब्लम नंबर वन, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दोनों व्यक्ति को एक दूसरे की चीजों की जरूरत होनी चाहिए। अब सामने वाला चावल बेच रहा है और उसको शक्कर चाहिए, बट मेरे पास गेहूं है, मेरे पास शक्कर नहीं है, तो क्या, और मुझे चाहिए चावल, तो मुझे चावल मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि चावल वाले को तो शक्कर चाहिए। तो क्या है कि इसके अंदर दोनों को जरूरत होनी चाहिए थी एक ही चीज की, जो उसको जरूरत है, डिमांड है, तभी तो एक्सचेंज हो पाएगा। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड इसको बोलते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरा, भाई वैल्यू आप मेजर कैसे करोगे? 10 किलो चावल की कीमत एक जोड़ी कपड़ों से कैसे कंपेयर करोगे? फिर तीसरी, स्टोरेज प्रॉब्लम, हर चीज स्टोर नहीं की जा सकती। तो ये तीन बड़ी प्रॉब्लम थी इस बार्टर सिस्टम के अंदर, जो पहले के समय पर हम लोग को देखने को मिलता था। एक है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, और दूसरा कि भाई मेजर कैसे करें चीजों को, और तीसरा स्टोर, हर चीज स्टोर नहीं कर सकते हो ना। अब इसका सोल्यूशन आया मनी, जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम बोलते हैं। अब सामान और सर्विसेज के बदले पैसा दिया जाता है, राइट, दैट इज
व्हाट इज मनी अगर क्वेश्चन आए तो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसा सेव किया जा सकता है। और तीसरा, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, क्रेडिट्स और लोन्स इसमें पॉसिबल है कि अभी अभी दे दो सामने वाले को पैसा, बाद में इंटरेस्ट के साथ जो है वो ले लो। जीएस पेपर 3 में मनी एंड बैंकिंग आता है गाइस आपके लिए, जो डायरेक्ट सिलेबस से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आज की रेट के जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो तो आपको पता ही है, करेंसी, पेपर नोट और कॉइन्स आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं। लोग बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, बैंक डिपॉजिट जिसको हम लोग बोलते हैं। यूपीआई, मोबाइल वॉलेट्स, क्रिप्टो आ गया, अब तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है इन सब चीजों से, डिजिटल मनी जिसको हम लोग बोलते हैं। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आज हर किसी के फोन में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम होता है। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन हुआ, इथीरियम हुआ, राइट। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये फ्यूचर में इन सब चीजों को रिप्लेस करेंगे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज क्या है, ये एक बार सिविल सर्विसेज पूछ चुकी है। ये कैसे क्रिप्टो करेंसी से डिफरेंट है, अलग है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसलिए आपको ये बेसिक जानकारी मनी से रिलेटेड होनी चाहिए। अब बैंक की अगर हम बात करें गाइस, तो बैंक सिर्फ पैसा स्टोर नहीं करती है, बल्कि बैंक लोन देकर भी नए बिजनेस और ग्रोथ को सपोर्ट करती है, आप सभी जानते हैं। बैंक्स के मेन रोल क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी मैंने आपको बता दिया, करेंसी, डिपॉजिट विद बैंक्स, है ना, ये चेक वगैरह, ये सब चीजों में बहुत बेसिक चीज है। लोन एक्टिविटीज, बैंक कैसे जो है वो काम कर रही है। अब देखो, बैंक का काम क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं। बैंक लोन और बिजनेसेस को लोन देती है। और तीसरा, बैंक जो है वो, जैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करती है, मॉनेटरी पॉलिसी आपने पढ़ी होगी आरबीआई के बारे में, नहीं पढ़ी तो आगे चल के आप पढ़ोगे। तो मनी सप्लाई को स्टेबल करने का काम भी सेंट्रल बैंक का होता है, आरबीआई का। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपको पता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में होते हैं। गांव क्षेत्रों में महिला मिलकर छोटी सेविंग ग्रुप्स बनाते हैं और लोन देते हैं, यानी कि एक छोटा सा बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पर काम करता है। मुद्रा योजना छोटी इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप को इजी लोन प्रोवाइड कराती है। क्वेश्चन एक बार बन चुका है सिविल सर्विसेज के अंदर, हाउ डू बैंक्स प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, कि बैंक किस प्रकार से फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रही है इंडिया के अंदर, लोगों को बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़कर, लोगों के बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवाकर, जीरो डिपॉजिट बैंक अकाउंट ओपन कराकर, लोगों को अवेयर करके कि लोग अपना पैसा बैंक में रखें। बैंक में रखने से पैसा जो है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि वो पैसा जो बैंक में रखाया जाएगा वो कहीं ना कहीं बैंक किसी को लोन देगी और उससे कोई बिजनेस शुरू होगा और इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब एक सवाल हमेशा से ये उठता है, क्रेडिट यानी कि लोन, क्या हमेशा अच्छा होता है या हमेशा बुरा होता है? लोन लेना हमेशा अच्छा है या बुरा है? तो देखो यार, लोन एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए फायदेमंद हो सकती है तो किसी के लिए एक बोझ भी बन सकती है। एग्जाम्पल ऑफ गुड क्रेडिट, एक गुड क्रेडिट होता है, एक बैड क्रेडिट होता है, सुनना आप ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने लोन लिया ताकि वो नए बीज और फर्टिलाइजर खरीद सके, किसान ने लोन लिया नए बीज और फर्टिलाइजर खरीदने के लिए। उसकी फसल अच्छी हुई और उसने इजीली अपना लोन जो है वो चुका दिया। तो ये होता है गुड क्रेडिट लेना, लोन लेना अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, एक एनालाइज करके कि मैं अगर बैंक से लोन लूंगा तो मुझे ये प्रॉफिट होगा और मैं इस प्रकार से बैंक को रिटर्न कर दूंगा। अब बैड क्रेडिट सुनो, एक व्यक्ति ने लोन लिया बट उसकी फसल हो गई बर्बाद, उसने तो अच्छे के लिए लिया था, है ना। अब वो हाई इंटरेस्ट वाले मनी लेंडर के कर्जे में डूब जाएगा, क्योंकि उसने जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से जो है वो लोन लिया। क्योंकि देखो यार, अगर आप फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हो, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने एक स्टार्टअप जो है वो शुरू किया था जिसमें मेरा अराउंड 35 से 40 लाख रुपए जो है वो खर्च हो गया, मतलब खराब हो गया। खर्च किया था मैंने, बट कुछ काफी सारे इश्यूज के कारण बर्बाद हो गई पूरी चीजें। अब मैंने लिया है बैंक से लोन, राइट। तो आई नो बैंक के रिकवरी एजेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है चीजों को कैसे हैंडल करना है, डील करना है, तो यू कैन इजिली डील दीज थिंग्स। बट वही सोचो, हालांकि मैंने भी लिया था बट वो पहले बाहर वाला लोन मैंने पहले चुका दिया। आप जैसे बाहर वालों से किसी से पैसा, मार्केट से पैसा उठाते हो ना,
तो ये मार्केट से जिनसे आप पैसा उठाते हो, दे आर नॉट इजी पीपल, ये गुंडे होते हैं, राइट। और इनका कोई ईमान धर्म जो है वो होता नहीं है, लीगल के तौर पर ये चलते हैं नहीं। ये जब चाहे तब जो है वो मार्केट में जो है आपकी इज्जत का फालूदा कर सकते हैं, राइट। जब चाहे तब आपके घर पे आके तमाशा क्रिएट कर सकते हैं, आप इनको कुछ नहीं करोगे और कुछ कर ही नहीं सकते इनका। बट बैंक के रिकवरी एजेंट्स भी होते हैं, बैंक के रिकवरी एजेंट्स भी आते हैं, तमाशा जो है वो करते हैं, राइट। बट वो उसी के सामने तमाशा करते हैं जिसको नॉलेज नहीं है। जिसको नॉलेज होता है, अब मेरे पास भी हुआ, मेरे पास भी कई कई बार रिकवरी वाले जो है वो आए, बट दे आर वेरी इजी विथ मी। क्यों? बिकॉज आई नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और मैं हैंडल कर रहा हूं लीगली अपनी चीजों को। भाई मैं किसी का पैसा नहीं खा रहा, बट आई नो कि आई एम इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो मैं उस अकॉर्डिंग जो है वो चीजों को स्मार्टली डील कर रहा हूं, राइट। तो डील करना लीगल चेन से बहुत इजी होता है, बट इलीगल इनफॉर्मल चेन से डील जो है वो करना इज वेरी डिफिकल्ट। एक क्वेश्चन आया था एक बार सिविल सर्विसेज के अंदर, कि क्या किसानों को जो लोन माफ कर दिया जाता है वो क्या अच्छी पॉलिसी है, सस्टेनेबल पॉलिसी है? एनालाइज करिए, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इस प्रकार के टॉपिक से। मेंस की सीरीज भी मैं लेकर आऊंगा, कि मेंस के क्वेश्चंस की उसको एनालाइज करवाऊंगा आपके लिए, तो वो आपको और काफी बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कराएगा। ट्राई करेंगे कि हम डेली बेसिस पर एक दो मेंस के या दो चार पांच क्वेश्चन जो है वो मेंस के वो करें, एनालाइज करें। ठीक है, चलो। अब सुनो, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, जिसकी बात जो है वो हम लोग कर रहे थे, ये वाला है। दो अलग अलग टाइप के जो है वो क्रेडिट होते हैं, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। आइए देखो यार, फॉर्मल सेक्टर मतलब बैंक और कॉपरेटिव्स वाला, कि भाई जहां पे आपको लो इंटरेस्ट रेट में जो है वो लोन मिल सकता है, आरबीआई और गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है ये सेक्टर। अब इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि जो मनी लेंडर होते हैं, कोई रिलेटिव हो गया, कोई दोस्त हो गया, जिसमें कई बार इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। जब मैंने लोन 5 लाख रुपए का उठाया था, सिर्फ एक महीने के लिए लिया था मैंने, पता है आपको, एक महीने का 10% था। और सरकारी लोन यानी कि आप बैंक वगैरह से लोन उठाते हो तो वो मैक्सिमम साल भर का 18-19% होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं आपको, है ना। कई बार एनबीएफसी जो है वो 20-30% भी लेती है, बट वो बहुत रेयर केस होता है। ज्यादा से ज्यादा वो भी साल भर का, ठीक है, साल भर का बोल रहा हूं मैं। यहाँ महीने का 20 से 30% तक चले जाता है। और इसमें बोरोवर्स को कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होती। जैसे अभी बैंक को मैं अगर अभी लोन मतलब अपनी कंडीशंस पे अब चुका रहा हूं, तो मैं लीगली जो है वो बैंक को चुका रहा हूं और बैंक मेरा कुछ नहीं करेगी। बट उन लोग से अगर मैंने पैसे ले लिए तो उन लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। बहुत कुछ मतलब, भाई अटैक हो सकता है, मारा पीटी हो सकती है ना, गाली गलौज हो सकती है घर के बाहर। तो ये इनफॉर्मल के केस में होता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो इसलिए हमेशा कभी भी लोन लो तो फॉर्मल सोर्स से लो भाई, इनफॉर्मल से मत लो, क्योंकि उसमें बदनामी अलग होती है, और अपने वालों से तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। रिलेटिव से लोन और ज्यादा बदनामी होती है। आपके जीएस पेपर 3 में फाइनेंशियल इंक्लूजन और क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी का जो टॉपिक है ना, वो उसी चैप्टर से एसोसिएटेड है। सरकार की इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री जनधन योजना, बैंकिंग फॉर ऑल, है ना, जो सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम कर रही है। माइक्रो फाइनेंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक के लिंकेज प्रोग्राम है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू भी बैंक जो है वो, और कई बार तो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं जो बैंक से जो है वो लोन ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक किसान का ग्रुप हुआ बहुत बड़ा, है ना, उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया और बैंक से लोन लिया, उनको मिल भी जाता है। तो ऐसी चीज करना सही रहता है। आरबीआई जो है वो काफी सारे कैंपेन्स करती है लोगों को समझाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट द लोन्स, कि भाई आप जो है वो इनफॉर्मल तरीके से लोन ना लें, इनफॉर्मल सोर्सेज से मतलब। ठीक है, फिर इसके अलावा आरबीआई का रोल वगैरह जो है वो तो हायर क्लासेस में आप देखोगे, और वैसे करंट अफेयर्स में चीजें जो है वो आती रहती हैं। देखो ये फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मनी लेंडर से कितने ज्यादा लोग जो है वो लोन लेते हैं, और उस कारण जो है वो बेचारे और बुरी तरह से फंस जाते हैं। कई बार तो उनको अपनी जमीन वगैरह जो है वो सब खराब करनी पड़ती है। इवन पता है आपको आरबीआई क्या करती है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल है, यानी कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को मैनेज करती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के थ्रू होता है, ये पढ़ोगे आप आगे चल के। और फिर इसके अलावा भारत में सिर्फ आरबीआई नए नोट्स इशूड है वो कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि आरबीआई का काम होता है करेंसी को प्रिंट करना। आरबीआई को बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं, कि वो दूसरे बैंक को जो है वो मॉनिटर करती है, चेक करती है, उनको भी लोन देती है छोटे दूसरे बैंकों को।
रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका था, तो इसके बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आरबीआई की डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आज की डेट में ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने समझा कि मनी जो है वो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है वो कौन से हैं, बैंकिंग सिस्टम और क्रेडिट का रोल हमने देखा, गुड वर्सेस बैड क्रेडिट देखा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को समझा, आरबीआई के थोड़े बहुत फंक्शंस मैंने आपको जो है बताए। तो आपके हिसाब से डिजिटल मनी जैसे कि यूपीआई हुआ, या फिर हमारा जो है वो आरबीआई की डिजिटल करेंसी आ जाएगी, तो ये ट्रेडिशनल कैश को रिप्लेस कर सकती है या नहीं? आपको क्या लगता है, ट्रेडिशनल कैश को रिप्लेस करना सही है? यानी कि जो कैश जो हम कैरी करके घूमते थे आज की डेट में, बहुत ही, मैं भी नहीं घूमता हूं, बहुत ही लिमिटेड कैश अपने पास जो है वो रखता हूं, तो क्या ये जो कैश को पूरी तरह से डिजिटल करेंसी रिप्लेस कर सकती है क्या, और क्या करना ठीक है क्या? ये क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर। ठीक है, बस ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर, फोर्थ चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखो कितना इजीली चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, देखो बिना कोई ये सब स्टोरी रहे हो पढ़े, जो काम की मेन चीज थी वो मैंने आपको रहे बताई। क्योंकि 10वीं क्लास के बच्चों की ग्लोबलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो टॉपिक है, ये हर आम आदमी की जिंदगी पर असर डालता है, ग्लोबलाइजेशन। आपने क्या कभी सोचा है कि कैसे एप्पल का आईफोन चाइना में बनता है और उसके पार्ट्स जापान से आते हैं और वो इंडिया में बिकते हैं? हालांकि अब तो फॉक्सकॉन इंडिया में भी आ गई है, बट अभी आपको याद हो तो फॉक्सकॉन, चाइना ने अपने जितने भी जो एक्सपर्ट्स थे उनको फॉक्सकॉन भेजा था, उनको वापस बुला लिया है। अरे वो तो अभी एक चल रही है, स्ट्रगल चल रहा है एट प्रेजेंट करंट का। बट एनीवेज, ग्लोबलाइजेशन सिर्फ ट्रेड का नहीं टॉपिक है, बल्कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और आइडियाज का भी एक्सपेंशन है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब लोग सिर्फ डिफाइन करते हैं ट्रेड होता है, कि भाई सब ग्लोबलाइजेशन तो आई थिंक आप सब लोग को बताइए क्या होता है, भाई आपस में कंट्रीज का ट्रेड करना, उसको अपन बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, है ना? कि हमने अपने मार्केट को ओपन कर दिया है दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हम सिर्फ ट्रेड नहीं करते, आज की डेट में हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करते हैं। आपको पता है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू हम बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलवाते हैं और उनसे सीखते हैं, उनसे वो टेक्नोलॉजी लेते हैं और फिर उसको फिर इंडिया में बनाते हैं। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट द ट्रेड, इट इज ऑल्सो अबाउट टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और आइडियाज का एक्सपेंशन। तो इस चैप्टर के अंदर हमें समझ में आएगा कि ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज का रोल क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है, एलपीजी के रिफॉर्म्स के बारे में समझेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रोल के बारे में समझेंगे, ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स और चैलेंजेस के बारे में जो है वो समझेंगे, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको चीजों को लिंक करके पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले तो आओ समझ लें ग्लोबलाइजेशन का मतलब जो है वो क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया भर के देशों का इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। क्या? दुनिया भर के लोगों का इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, जब गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और लोग, जब गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और लोग, कुछ याद आ रहा है मैं किस चीज के बारे में बोल रहा हूं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर हम लोग बोलते हैं ना, तो लैंड की जगह हो गया गुड्स, लेबर तो है ही, लोग, कैपिटल तो है ही, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑन्टरप्रेन्योर, एक ऑन्टरप्रेन्योर की आवश्यकता होती है। यहां पर है गुड्स, सामान, सर्विसेज, पैसा और लोग एक देश से दूसरे देश जाने लगते हैं, तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जैसे आपको एक जगह पर फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हेल्प करता है, बट जब आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो इंटरनेशनल ट्रेड में कई बार आप भी जाओगे दूसरी कंट्री के अंदर ट्रेड करने के लिए, तो क्या हुआ, आपका मूवमेंट हुआ, है ना? आपका पैसा जाएगा दूसरी कंट्री में, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कैपिटल गया। आप कोई सर्विस जो है वो दे रहे हो या ले रहे हो, तो वो सर्विस वाला पॉइंट आ गया, और या सामान का ट्रेड कर रहे हो तो सामान का पॉइंट। तो ये चार चीजें जब एक देश से दूसरे देश जो है वो आने जाने लगती हैं, तो उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इजी तरह समझ में आया? इसमें तीन चीजें याद रखना है, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है ग्लोबलाइजेशन। एग्जाम्पल,
नाइकी के शूज यूएसए में डिजाइन होते हैं, वियतनाम में बनते हैं और इंडिया में बिकते हैं। मैकडोनल्ड से इंडियन मार्केट में एंटर करने के बाद, राइट, मैकडोनल्ड्स ने इंडियन मार्केट में जब एंटर किया, उसके बाद मैक आलू, एमसी आलू टिक्की जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। अब भाई ऑब्वियस बात है, यूएसए में मैक आलू तो कोई जानेगा नहीं, इंडिया के अंदर उन्होंने इंडिया के फ्लेवर के अकॉर्डिंग चीजों को लॉन्च किया। तो जीएस पेपर 3 में ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी का डायरेक्ट सिलेबस कनेक्शन है। अब सुनो एमएनसी का रोल, यहां ग्लोबलाइजेशन में आ गया ना, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान, सर्विस, मनी यानी कि कैपिटल और लोग, इनका मूवमेंट होता है। प्लस इसके अंदर इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। बस एज सिंपल एज दैट। अब सुनो एमएनसी का रोल। एमएनसी के बारे में सभी को होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज। एमएनसी का काम क्या होता है? एमएनसी का काम इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। आप अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करिए, फैक्ट्रीज और ऑफिसेस फॉरेन लोकेशन में सेटअप करना, फैक्ट्रीज और ऑफिसेस फॉरेन लोकेशन में सेटअप करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नई तक नई तकनीकी ले, मतलब ऐसी तकनीक जो होती है ना, टेक्नोलॉजीज ले आना जो लोकल इंडस्ट्री में यूज हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो क्या है, तीन काम देखे हमने एमएनसी के, अलग अलग कंट्री में इन्वेस्टमेंट, दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तीसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि ये जॉब्स क्रिएट करने का काम करती है। एग्जांपल ले लो आप, हुंडई, होंडा, सुजुकी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, amazon, नेस्ले, कोका कोला, ये सब एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया है सिविल सर्विसेज में कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एफडीआई, और किस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी को ये इंपैक्ट कर रहा था। ये यही पूरी चीज लिखेंगे आप। एफडीआई क्या है? एमएनसी है ना, मल्टीनेशनल कंपनी का इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और उसके कारण टेक्नोलॉजी मिल गई हमें, टेक्नोलॉजी के साथ साथ जॉब्स भी क्रिएट हो गए इंडिया के अंदर, तो ये फायदे हुए ना इंडिया के, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प कर रहा है। अब सुनो, एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 1991 में एक रिफॉर्म जो है वो आया, मनमोहन सिंह जी के द्वारा अनाउंस जो है वो किया गया था, ये लिबरलाइजेशन। ये तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, ये एमएनसी का ही टॉपिक पूरा चल रहा है। तो ये अनाउंस जो है वो किया गया एलपीजी के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब सुनना, लिबरलाइजेशन, बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस को कम करना कि आसानी से बिजनेस यहां पर खुल सके। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर के हैंड में देना, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेगी, वो अपने अपना जो एरिया है उसको कम करेगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी और अलाउ करेगी कि भाई प्राइवेट कंपनीज यहां पर स्टैब्लिश हो। और तीसरा ग्लोबलाइजेशन, इंडियन मार्केट को इंटरनेशनल बिजनेस के लिए ओपन करना, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड हुआ, फॉरेन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, बैंकिंग, टेलीकॉम और आईटी सेक्टर तेजी से ग्रो किए। तो क्वेश्चन एक बार बन भी चुका है सिविल सर्विसेज के अंदर कि 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंपैक्ट बताइए जो इंडिया की ग्रोथ में रहे हैं। तो इंडिया की ग्रोथ हुई ना, इंडिया के अंदर क्या क्या ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, टेक्नोलॉजी आई, जॉब्स क्रिएट हुई, है ना। ऐसी सात आठ चीजें आप पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हो। ऐसी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि इसका क्या रोल है। देखो ये भी है ना, टेक्नोलॉजी आ गई, आईटी सेक्टर में। हम लोग जो है वो सर्विस सेक्टर के मामले में जाने गए, क्यों? क्योंकि हमने अपनी गवर्नमेंट के बैरियर्स को जो है वो रिमूव किया, उसी को तो लिबरलाइजेशन बोलते हैं, जो चीज मैंने अभी आपको पढ़ाई, ये एक एक दो पेजेस में है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सुनो, पूरे दुनिया भर के ट्रेड को रेगुलेट करना इसका काम होता है। पहला पॉइंट, पूरे दुनिया भर में जितना भी व्यापार हो रहा है उसको रेगुलेट करना, टैरिफ्स और बैरियर्स को कम करना। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक काम और है कि इजिली सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सके, आ सके, उसमें ज्यादा कोई चुनौतियां ना फेस करनी पड़े। और तीसरा, डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज के बीच में फेयर ट्रेड इंश्योर करना, जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी फायदा हो। तो ये बेसिकली चाहती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज अपनी कस्टम ड्यूटीज को जो है वो अननेसेसरली हाई ना करें, मतलब फेयर रखें,
कि जिससे कि उस कंट्री को भी नुकसान ना हो जिसके अंदर प्रोडक्ट आ रहा है, और उस कंट्री को भी नहीं जो प्रोडक्ट बना रही है दूसरी कंट्रीज के लिए। बट कुछ इश्यूज भी हैं गाइस इंडिया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। इंडिया अपने किसानों को सब्सिडी देना चाहती है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप्ड कंट्रीज अपोज करती हैं सब्सिडी वाले इशू को। इंडिया में जेनरिक मेडिसिन बहुत सस्ती है जो एमएनसीज को पसंद नहीं है। भाई मल्टीनेशनल कंपनी चाहती है नहीं कि उसका प्रॉफिट ज्यादा हो। अब मल्टीनेशनल कंपनी एक दवाई जो है वो बेच रही है 500 रुपए में, वही सेम दवाई इंडिया के अंदर जो है वो बन गई 50 रुपए में, और इंडिया बेच रही है 50 रुपए, तो एमएनसी चिढ़ती है। इसलिए तो हम हमारी जेनरिक मेडिसिन के मामले में जो है वो वर्ल्ड फेमस है। एक बार क्वेश्चन आया था कि इंडिया इंडिया को क्या अपनी ट्रेड पॉलिसी में सुधार लाने चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेहतर तरीके से अलाइन करने के लिए। फिर इसके अलावा इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का क्या बेनिफिट हुआ तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिया के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट आया, आईटी रेवोल्यूशन, इंफोसिस टीसीएस जैसे स्टार्टअप ने ग्लोबल मार्केट कैप्चर कर लिया, करोड़ों लोगों को जो है वो जॉब्स मिली। मेक इन इंडिया प्रोग्राम हमने फिर स्टार्ट जो है वो किया, ग्लोबल ब्रांड्स को यहाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए अट्रैक्ट किया कि आप यहां पर आकर बनाइए। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन का रोल जो है वो क्या है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। फिर देखो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करें तो मेक इन इंडिया ध्यान में रखना, स्टार्टअप इंडिया ध्यान में रखना, डिजिटल इंडिया ध्यान में रखना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, है ना। एक बार क्वेश्चन भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड आ गया था कि क्या है ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और कैसे ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करी। ये प्रीलिम्स में आया था इस प्रकार का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। तो हमने इस चैप्टर के अंदर देखा ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट और उसके इम्पैक्ट के बारे में, एमएनसी और डब्ल्यूटीओ के रोल के बारे में, 1991 के एलपीजी मॉडल के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट और चैलेंजेस के बारे में। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर बड़ा इजी सा चैप्टर है, कंज्यूमर राइट्स का, जिसके बारे में आप सभी लोग जो है वो जानते ही हैं। ये स्ट्रगल है फेयर ग्लोबलाइजेशन का कि भाई ग्लोबलाइजेशन फेयर रखो, क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री के लिए कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज करती है तो प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है एक कंट्री के अंदर फॉरेन गुड्स जो है वो भर जाते हैं, जैसे चाइना ने हमारे यहाँ पर फॉरेन गुड्स भर के रखे थे जिससे कि इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा था। नेक्स्ट, तो हम बात करेंगे अब एक कंसेप्ट के बारे में जिसको मतलब हर व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा है यार, ये कंज्यूमर राइट्स। आपने भी कभी खराब प्रोडक्ट जो है वो खरीद लिया होगा गलती से, बट क्या आप जानते हो कि आपके पास एक लीगल राइट है जो आपको फ्रॉड और अनफेयर प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करता है। तो हम इसी चीज को समझेंगे, कंज्यूमर राइट क्या होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और उसके प्रोविजन के बारे में बताऊंगा। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होता है, कई बार अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन जैसे जागो ग्राहक जागो के थ्रू हमने अवेयर किया लोगों को और करते आ रहे हैं, है ना। अब सुनो, कंज्यूमर कौन है भाई? कंज्यूमर सिंपली वो व्यक्ति जो किसी भी सामान या सर्विस को पर्सनल यूज के लिए खरीदता है। लेकिन अगर आप किसी चीज को बिजनेस या रीसेल के लिए ले रहे हैं तो आप कंज्यूमर नहीं माने जाते हैं। तो कंज्यूमर मतलब आप खुद के लिए अगर कोई सामान परचेज कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, देन यू आर कंज्यूमर। बट अगर आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो देन यू आर नॉट कंज्यूमर। ये डिफरेंस कई बार लोग भूल जाते हैं और फिर गलत आंसर करके आ जाते हैं। समझ रहे हो? जीएस पेपर 2 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन और लीगल सेफगार्ड आपके सिलेबस में है, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस टॉपिक में मेन जो चीज है काम की वो है, आपको पता होना चाहिए कौन से कंज्यूमर्स के अधिकार होता है। ये कंज्यूमर मूवमेंट है, ये इंटरनेशनल लेवल का हो गया। कंज्यूमर राइट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कोई चार्ट वगैरह है यहाँ पर? इसका गुरु कोई चार्ट तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं, लिख लो। राइट टू सेफ्टी, 6 मेजर कंज्यूमर राइट्स है। राइट टू सेफ्टी होना चाहिए यार, वैसे तो चार्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर चार्ट दिया नहीं है लोगों ने। आईएसआई मार्क दिख रहा है आपको? एजीआई मार्क नहीं बॉस, यहाँ पर चार्ट नहीं है, लिख लो। आप लिख लो, अभी लिख लो अलग से। वैसे तो आपको नोट्स में आ ही जाएगा, बट फिर भी लिख लो यार। राइट टू सेफ्टी, 6 कंज्यूमर राइट्स होते हैं टोटल। राइट टू सेफ्टी, दूसरा राइट टू बी इंफॉर्म्ड, तीसरा राइट टू चूज,
चौथा, राइट टू बी हर्ड। चौथा, राइट टू बी हर्ड। पांचवा, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल। छठवा, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, राइट टू सेफ्टी मतलब सुरक्षित और स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए। दूसरा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, प्रोडक्ट्स का सही इंफॉर्मेशन दिया जाना चाहिए। तीसरा, राइट टू चूज, कोई भी जबरदस्ती किसी पर्टिकुलर ब्रांड को लेने पर मजबूर नहीं कर सकता, मतलब यानी कि आपकी चॉइस है, आप जो चाहे वो परचेज करें। चौथा, राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर कंप्लेंट्स को सुनी जानी चाहिए। पांचवा, राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी कि खराब या डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के केस में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और छठा, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को अपने अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सिखाया जाए। समझ रहे हो? अगर एक व्यक्ति एक एक्सपायर्ड मेडिसिन खरीद लेता है और वो बीमार पड़ जाता है, तो उसके पास लीगल एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। और ये मैंने 6 चीजें इसलिए लिखवाई है आपसे, क्योंकि एक बार प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन से कंज्यूमर अधिकार हैं, कंज्यूमर राइट्स हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। तो ये 6 अधिकार आपको ध्यान में रखना है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में आपको बता देता हूं। अच्छा, लिखा तो बस इसमें वैसे नहीं लिखा, चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग करके लिखा हुआ है, मैंने आपको ऐसे ही जो है बता दिया। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में बता देता हूं, 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। सुनो, देखो यार, ऑनलाइन शॉपिंग से प्रोटेक्शन, ई कॉमर्स बायर्स के लिए भी प्रोटेक्शन है इसके अंदर, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई है अपार्ट फ्रॉम दैट 6। फिर इसके अलावा कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनाया गया डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर कंप्लेंट सुनने के लिए। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई गई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए, यानी कि गलत एड चलाने वाले सेलिब्रिटीज पर भी एक्शन लिया जा सकता है। यानी कि अगर आप सोच रहे हो ना कि अगर कोई ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी इस नए कानून के तहत, याद रखना। और चौथी चीज हमें देखने को मिलती है प्रोडक्ट लायबिलिटी, मैन्युफैक्चरर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। जैसे कि कई बार लोग जो है वो एडवर्टीजमेंट कर देते हैं ना किसी भी फलाना प्रोडक्ट का कि अच्छा ले लो, है ना, और अगर वो खराब निकला, कंज्यूमर को पसंद नहीं आया, तो कंज्यूमर उस व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है जो उसको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, बस यही चीजें हैं। अब देखो, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हम लोग को देखने को मिलती हैं। कई बार कुछ एडवर्टीजमेंट काफी ज्यादा मिसलीडिंग हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। आज के टाइम में काफी सारे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कंज्यूमर को दिखाए जाते हैं। आपने भी कई बार सुना होगा फेयरनेस क्रीम के बारे में जो 7 दिन में गोरा बनाए या आयुर्वेदिक तेल, अभी तो वो चल रहा है ना बाल वाला, राइट, वही आयुर्वेदिक हेयर ऑयल ही तो है वो, है ना, 1 महीने में गंजे सर पर बाल उगा दे, है ना। तो ये भाई ये अनफेयर है। फॉल्स एडवर्टीजमेंट करना, फेक क्लेम और अनरियलिस्टिक प्रॉमिस, फेक डिस्काउंट, ऑनलाइन वेबसाइट जो पहले प्राइस बढ़ा के फिर फेक डिस्काउंट जो है वो दिखाती है, वो भी गलत है। हिडन चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस जो परचेज के बाद दिखते हैं, वो भी गलत है। एक बार क्वेश्चन भी आया था कि कौन से लीगल प्रोविजन आज की डेट में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में है। ठीक है, अभी पतंजलि के ऊपर भी तो एक्शन जो है वो लिया गया था कोरोना के समय पर। उन्होंने एक दवाई जो है वो बताई थी, बोल रहे थे कि ये कोरोना ठीक कर सकती है। तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ही तो था ही है। सरकार के अवेयरनेस प्रोग्राम में लिख लो, सरकार के कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम लिखो। जागो ग्राहक जागो, दूसरा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1800 111 4 0 0, 1800 111 4 0 0, 1800 111 4 0 0। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, पता होनी चाहिए आपको, 1800 111 4 0 0। इस पर कॉल करके ही कंप्लेन फाइल की जा सकती है। ई दाखिल पोर्टल है, ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेन जो है वो फाइल कर सकते हैं। एक बार मेंस में क्वेश्चन आया था, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम है वो कितना इफेक्टिव है। अब ई कॉमर्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का रोल, ई कॉमर्स और कंज्यूमर चैलेंजेस, फेक प्रोडक्ट्स और डुप्लीकेट सामान का मुद्दा आज की डेट में आता है। आप ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर कर रहे हो, आ कुछ गया। एक बार मैंने 5,000 रुपए जो है वो दिए थे, उसमें कुछ था आईपैड वगैरह जो है प्रोवाइड करेंगे, इतना घटिया आईपैड था,
कि उसकी कीमत 500 रुपये नहीं होनी चाहिए, खराब माल दे दिया था मुझे, और मैंने रिटर्न जो है वो किया, तो उसके बाद से फिर कोई सामान वापस नहीं आया मेरे पास। फेक प्रोडक्ट, डुप्लीकेट सामान का इशू, डिलीवरी में कई बार डिले होता है, रिफंड का इशू होता है, हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अब गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की बात करें तो ई कॉमर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल सन 2020, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू, है ना। एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, डिस्कस द रोल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ इन रेगुलेटिंग ऑनलाइन बिजनेस, कि ऑनलाइन बिजनेस को रेगुलेट करने में कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून का क्या रोल होता है। तो देखो हमने काफी सारी चीजें सीख ली इसमें, कि कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में और क्या चीजें ऐड हो गई, राइट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के बारे में मैंने आपसे बात करी, लीगल रेमेडीज में मैंने आपको बताया कि आज की डेट में सरकार जो है वो क्या कर रही है। ठीक है, बस यही था इस पूरा वाला टॉपिक, और इसी के साथ हमारी 10th क्लास की भी एनसीईआरटी जो है वो पूरी फिनिश होती है। और इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको जो है बता देता हूँ, एक सेकंड। अब देखो ये हैं पूरे नोट्स आपके लिए, ये 10th क्लास की इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं। देखो पहले चैप्टर के अंदर हमने डेवलपमेंट पढ़ा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। तो ये देखो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब मैंने यहां पर जो है लिख दिया है, इंक्रीज इन रियल जीडीपी वाइल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आप भाई जीडीपी में ग्रोथ कर रहे हो, इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हो। बट डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपको बताया कि लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है, हेल्थ एजुकेशन पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, राइट, यानी कि हेल्थ एजुकेशन को इंप्रूव करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। मैंने आपको पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉवर्टी लेवल सॉरी, सॉरी, एक्सक्यूज मी। अब सुनो, ये इंडिकेटर्स है डेवलपमेंट के, है ना, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। ऐसे आपको ये पूरे नोट्स जो है वो बिल्कुल जो मैंने आपको पढ़ाया है वो बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से जो है वो दे दिए हैं। और ये आपको नोट्स जो है वो कहाँ पर मिलेंगे, तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पर ये वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए बस आज के लिए सब इतना ही था, मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।